हेलो गाइस, नीट पीवाईक्यू सीरीज़ में स्वागत है। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो आज से हम लोग क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कर देते हैं। आज हम लोग चैप्टर करेंगे GOC, NCERT का चैप्टर GOC, जिसके अंदर बेसिकली 3-4 कॉन्सेप्ट है, वो सारे ही करने वाले हैं। IUPAC, आइसोमरिज्म, जो कि सिर्फ और सिर्फ GOC के अंदर दे रखा होता ही पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके बाद हम करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब के। ये सारी कॉन्सेप्ट हम करने वाले एक सिंगल वीडियो में आज। तो जितने भी PYQs है लगभग 70 क्वेश्चन के अराउंड है। आने वाले पिछले 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहले हम करेंगे IUPAC। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो इसमें क्या करना है, जो जितने भी IUPAC के सवाल होते हैं उसे हम बेसिकली ऑप्शन से करने वाले हैं। या तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे या फिर सारे ऑप्शंस के बारे में नॉलेज रखेंगे, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम इन ऑप्शन से भी सवाल बनता है तो हम उसे सॉल्व कर सकें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। तो अभी जो हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें जो कार्बन होता है वो चेन में इंक्लूड करना होता है। 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली ये 6 कार्बन का है। यहाँ पे हम देखेंगे एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, अल यूज़ करते हैं, या आउट ऑफ चेन है तो कार्बल्डिहाइड यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे तो इन चेन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अल सफिक्स। यहाँ पे देखेंगे लगभग हर में अल सफिक्स है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हमें ये मिथाइल ग्रुप मिल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, और 3 कार्बन पे कीटो ग्रुप, या इसको हम ऑक्सो ग्रुप भी बोल सकते हैं। कीटो ऑक्सो ऑप्शन में जो दे रखा उसके हिसाब से यूज़ करना है। तो हम देखते हैं 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स क्यों, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स यूज़ करेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है तो हेक्स 4 इन अल। तो बेसिकली इसका नाम क्या हो गया, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल। हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा IUPAC का है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड व्हिच IUPAC नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड इज। हमें स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट, और जो क्या बोलते हैं, और हमें निकालना क्या है, नेम से स्ट्रक्चर। तो बेसिकली नेम से जब भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, तो उसमें हम देखेंगे जो ये नंबरिंग होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले जितने नंबर हैं हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पे 3 इथाइल दे रखा है, 2 हाइड्रोक्सी, ये पेन थोड़ा टिप पतली करता हूँ, आई थिंक पतली हुई है। 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी क्या होता है, हाइड्रोक्सी हम OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। मिथाइल सबको पता है, CH3 ग्रुप मिथाइल हो गया। और 4 मिथाइल 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 ओइक एसिड। यानी जो इन क्या होता है, इन बेसिकली होता है डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इन। और आइन हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं ना, बस। तो इसके बाद देखते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, यानी सब में ही फर्स्ट नंबर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम नंबरिंग चालू करते हैं, 1
2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप तो हम सारे लेने वाले हैं ना इसमें, इसलिए हमने प्रिंसिपल चेन क्या मान ली, ये वाली मान ली। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक तरफ हम इन जा रहा है और एक तरफ आइन जा रहा है। हम किसी भी तरीके से अगर हम इन और आइन दोनों को लेते हैं तो हमारा ये मेन फंक्शनल ग्रुप हट जाएगा। और अगर हम इसमें बेसिकली तीनों को हम एक साथ नहीं ले पा रहे हैं तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा और ऐसे ही इसमें हो जाएगा। यानी देख रहे हो, यहाँ भी ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, हम दोनों को नहीं ले पा रहे। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, बिना सॉल्व करे ही आंसर आ गया। इसका नेम लिख लेते हैं फिर भी। जैसे यहाँ देखिए 2 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल, ठीक है, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, तो क्या है 3 इथाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा, जूम करता हूँ थोड़ा सा, नीचे लिख देता हूँ, इथाइल मिथाइल। ठीक है, नेमिंग IUPAC वाइज करेंगे। 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी और फिर 4 मिथाइल, है ना, 4th नंबर पे ना, 4 मिथाइल। और उसके बाद 6 कार्बन की चेन ना, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स। इसके बाद तीसरे नंबर पे इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और 5वें नंबर पे आइन लगा हुआ है ना, तो 5 आइन। और इसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वही एसिड, है ना। ये हो गया हमारा नेम। यही नेम देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, बेसिकली आइसोब्यूटाइल जो आइसो ग्रुप होता है ना, इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। दिस इज आइसो ग्रुप। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आइसो, लगभग आइसो CH3 CH ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल मतलब बेसिकली 4 कार्बन होंगे इसके अंदर, तो ये 3 कार्बन तो हमने इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद एक और इंक्लूड कर देते हैं, हो गया ना 4 कार्बन का, CH3 CH और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। अगर किसी को स्ट्रक्चर बनाना ना आए तो ये देख के ज़रूर करना कि कार्बन के 4 बॉन्ड से ज़्यादा ना बने। अगर 4 बॉन्ड से ज़्यादा बन रहे हैं तो समझ लो आप वही स्ट्रक्चर गलत बना रहे हो। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, ये बेसिकली आइसोब्यूटाइल एक कॉमन नेमिंग है इसलिए। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमें आइसो ग्रुप दिख गया, ठीक है, और 4 कार्बन है टोटल, तो यही हमारा आइसो ब्यूटाइल हो गया। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ कहीं नेमिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, और कॉमन नेम ये हो गया कॉमन नेम। अब जो कॉमन नेम के सवाल है बेसिकली वो लगभग धीरे धीरे नीट के पेपर से हटते जा रहे हैं। तो बेसिकली IUPAC नेम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी टॉपिक भी होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन नहीं आइसोब्यूटाइल, तो यहाँ पे एक CH3CH2, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। देखते हैं फिर यहाँ पे 1 2 3, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए ना। तो इसके बाद क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो और 3 कार्बन की चेन है, तो prop 1 इन, ये नाम होना चाहिए। इन्होंने क्या दे रखा, 1 ब्रोमो prop 2 इन, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। इसके बाद अगला देख लेते हैं। 1, नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आ रहा है 3 3 1 3 3 2, और यहाँ पे आ रहा है
2 3 3, 1 2 3 3 3 2। ये जब हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं कहाँ, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4, 2 4 4, सॉरी 2 4 4। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है 2, तो हम 2 वाला यूज़ करेंगे। ये राइट से लेफ्ट, तो हम बेसिकली इस साइड से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम अल्फ़ाबेटिकल यूज़र करेंगे। एक मिथाइल है, एक ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड आयन बोल लो, उसे ब्रोमो बोल लो। तो यानी 4th नंबर पे ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो, और उसके बाद क्या है 2 सेकेंड नंबर, और 4th नंबर पे मिथाइल भी है, 2,4 डाई मिथाइल, है ना। इसके बाद कितने कार्बन की चेन है, हेक्स का, तो हेक्स एन, है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए एन सफिक्स यूज़ करते हैं बस। तो इसका नेम तो ये तो सही है, ये वाला गलत हो गया ना नेमिंग। हमें क्या पूछा, नॉट अकॉर्डिंग, तो आंसर इसका हमारा यही हो जाएगा। और IUPAC नेम ये वाला सही है। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये वाला IUPAC नेम तो सही है, ये वाला गलत है। अगर ऐसे इसको देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बन पे मिथाइल है, 3 पे फिनाइल है, तो 2 मिथाइल 3 फिनाइल और 5 कार्बन की चेन पेंटेन, तो ये भी नेमिंग सही है। ऐसे ही अब जब एक कीटोन ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, तो इसमें हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक को। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो प्रायोरिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा ही होती है बेसिकली। किससे ज़्यादा होती है, कीटोन से भी ज़्यादा होती है। इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करा, बस यहाँ पे 5 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से स्टार्ट होने वाला 1 2 3। अब मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, मैं लेफ़्ट भी जा सकता हूँ, राइट भी जा सकता हूँ, पर मैं जाऊँगा कहाँ, राइट। क्यों राइट जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6। इधर जाऊँगा तो 3 हो गया, 4 5 6। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 3 पे हमें 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ पे हमें प्रोपाइल ग्रुप मिल गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मिल गया, हमें यहाँ पे 2 मिल गए। तो क्या हो जाएगा, 4 पे इथाइल, 3 पे प्रोपाइल, हेक्स 1 इन, यही होगा ना, नहीं 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। ऑप्शन से करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस टाइप के सवाल करने में। IUPAC के विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाते हैं सारे सवाल। चलो फिर अब ये वाला स्टार्ट करते हैं। विच द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। 6 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो ये Cl है, ये एक हेलोजन है, ये एक हेलोजन है। हेलोजन हेलोजन क्या लगे हुए हैं, हेलोजन ऑपोजिट साइड में लगे हुए हैं, ठीक है। और जो कार्बन की चेन है, कार्बन चेन, वो भी बेसिकली अपोजिट साइड में ही लगे हुए हैं। अब मान लो हेलोजन को अगर हम सेम ग्रुप मान लेते हैं और हेलोजन डबल बॉन्ड के अगर ये एक्स हेलोजन रिप्रेजेंट कर देते हैं और कार्बन को C से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये हेलोजन सेम साइड में है तो इसको बोलते हैं सेस, और यही हेलोजन अगर अपोजिट साइड में हो गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अपोजिट साइड में, तो ये बेसिकली ये ट्रांस है।
तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो गया, ये ट्रांस है, तो यहाँ पे सिस वाले जितने ऑप्शन है वो सारे हट जाएंगे। अब चलो आगे करते हैं। फिर डबल बॉन्ड है, कहीं से भी नेमिंग कर लो, कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पे 1 2 सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस, तो चलो आएगा ही। उसके बाद 2 पे क्लोरो है, 3 पे आयोडो है, 2 क्लोरो 3 आयोडो और पेंट 2 इन, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। पेंट 2 इन लिखो या 2 पेंटीन, तो ऑप्शन में देखेंगे ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन, ए ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो तो वहाँ पे बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो तो sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू या तो यहाँ भी क्या होगा, sp। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है, नंबर सिग्मा बॉन्ड अगर 4 है, सिग्मा बॉन्ड 4, तो क्या हो जाएगा, sp3 है ना, 3 है तो sp2 और 2 है तो sp। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के सवाल है ऑर्गेनिक में खास करके वो सारे हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसका पूछ रही है, सेकंड कार्बन का। सेकंड कार्बन हमारा ये है ना, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद क्या पूछा है, 3 कार्बन, ये रहा 3, ये देखो यहाँ पे सारे ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है तो sp3, ब्लू पेन ले लेता हूँ, C5, ये रहा C5, यहाँ देखो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है तो sp C6, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू तो sp3। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, sp, फिर उसके बाद sp3 है ना, ये sp2 होगा, फिर इसके बाद sp2 और फिर sp3, तो इसका आंसर डी ऑप्शन। बहुत ईजी सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 135, ये भी बेसिकली सेम क्वेश्चन है, एक और प्रैक्टिस होएगी आपकी, कर लेते हैं। फर्स्ट कार्बन ये, बेसिकली इन्होंने नंबरिंग भी करके दे दिया, और क्या चाहिए हमें। फर्स्ट कार्बन ये रहा, थर्ड कार्बन ये रहा और फिफ्थ कार्बन ये रहा। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है तो ये हो गया sp। थर्ड देखेंगे सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है तो sp3, और ये डबल बॉन्ड के थ्रू है तो sp। बस 135 तो sp sp3 sp2, sp sp3 sp2, देखते कहाँ है, sp sp3 sp2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इस टाइप के सवाल होते हैं। द जनरल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द जनरल मॉलिकुलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कानॉल। बेसिकली ये अल्कोहल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपको किसी का मॉलिकुलर फार्मूला याद नहीं है, मेरे हिसाब से याद नहीं करना चाहिए इन्हें, किसी को भी याद नहीं करना चाहिए। चलो फिर बताते हैं कैसे करा जाए इनको सॉल्व। जैसे आपको कोई भी एक अल्कोहल याद हो, जैसे मुझे याद है इथाइल अल्कोहल, तो मैं बेसिकली उसका फॉर्मूला लिख दूँगा। इसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन कितने, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6। ऑक्सीजन तो मैंने देखा C2H6O, तो मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है। अब मैं सब में n की वैल्यू 2 रख के देखूँ, 2 को देखूँ, 2 इज़ द नंबर ऑफ, n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन, n बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास 2 है तो मैंने यहाँ 2 पुट करा तो C2, 2 × 2 4, तो इसके पहले वाले के हिसाब से C2H4O आएगा, जो कि मेरा तो वैल्यू पुट नहीं हो रहा तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही करते हैं
H2 × 2 + 1O, तो ये कितना होगा C2H5O, तो ये भी नहीं होगा। अब करते हैं CnH2n + 2, ठीक है, और O, तो अब इसमें करते हैं C × 2H, 2 × 2 + 2, 2 × 2 = 4 + 2 6 हो जाएगा, तो H6O। देखो ये दोनों हमारा मैच कर रहा है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n + 2O। इस तरीके से करना होता है। तो 9th का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट। 10th में चलते हैं। 10th भी बेसिकली IUPAC का ही सवाल है। तो यहाँ पे देखो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ये बेसिकली कार्बोनाइल क्लोराइड का ये जो RCOCl होता है ना, RCOCl, और ये बेसिकली R ग्रुप अलग है और इसको बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड। बस अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने नंबरिंग, इसका जो कार्बन है वो नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट एन ऑयल क्लोराइड, सिंपल। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 1 क्लोरो 1 ऑक्सो, ये तो बिल्कुल गलत है, ये ऑक्सो ग्रुप नहीं है, ये कार्बोनाइल क्लोराइड ग्रुप है। 2 इथाइल 3 मिथाइल, इथाइल ग्रुप तो कहीं नहीं है। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, हमारा आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन। तो 10th का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। 11th क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन। तो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें sp2 sp3, परसेंटेज एस कितना हो जाएगा 1/2 × 100, इसमें कितना हो जाएगा 1/3 × 100, इसमें करेंगे तो 1/4 × 100। तो परसेंटेज एस ज़्यादा किस में हो जाएगा, इसमें अराउंड 50% है, इसमें 33 है, और इसमें 25% है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस किस में है, एसपी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, इसकी सबसे ज़्यादा हुई, फिर इसके बाद इसकी हुई, और इसकी तो सबसे कम हुई। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 11th का, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन, विच वन इज़ नॉट करेक्ट इन द IUPAC सिस्टम। मतलब कुछ कंपाउंड्स के नेम दे रखे हैं, इनके IUPAC बताने हैं, जो कि नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। विच नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट वाला बताना है बेसिकली, हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन निकाल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, कहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7, या हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7। लोएस्ट नंबर हमें सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 3। तो हम जो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं वो वाला करेक्ट होगा, लेफ्ट से राइट वाला गलत हो जाएगा। देखते हैं 1 2 3, यानी 3 पे मिथाइल हो गया, 4 पे इथाइल, एक सेकंड अल्फ़ाबेटिकल लिखना है तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल, और बाकी हेप्टेन। दोनों ने क्या देखा, 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। इन्होंने क्या करा, IUP ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसको फॉलो नहीं करा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे करते हैं। यहाँ पे देखो नंबरिंग यहीं दे देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेन ऑल। तो ये हमारा करेक्ट IUPAC नेमिंग है।
इसके बाद करते हैं हम ये वाला, हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4, इधर से करेंगे 1 2 3 4, लेफ्ट से राइट कहीं भी जाए 1 2 3 4 यही होगा। तो हमने अपना चेन ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 2 पे इथाइल मिल रहा है और 3 पे मिथाइल मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 इथाइल लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, 3 मिथाइल ब्यूटाडीन, तो ये सही है। नेक्स्ट करते हैं। अभी देखा CH3, इसको ओपन जब करेंगे हम तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3, और ये इसको CH3 लिख सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेसिकली। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 4 मिथाइल 2 पेंट आइन, तो ये भी हमारा सही है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है ये। इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसको तो आप होमवर्क भी कर सकते हैं, पर मैं करा देता हूँ। इसमें कौन सा ले हम, ये वाला ले लें क्या, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक ये ले सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही होगा अगर यहाँ से लेते हैं तो 1 3 4 5 6। तो हमारा जो मेन चेन है वही ये वाला होगा। बस इसके बाद नेमिंग कर देते हैं। 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो 3 मिथाइल 4 इथाइल, 3 पे मिथाइल 4 पे इथाइल, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, और बाकी 8 कार्बन की चेन है, तो ऑक्ट और सफिक्स एन हो जाएगा। तो 4 मिथाइल 2 3 मिथाइल एक्टेन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 13 में बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 क्वेश्चन कौन सा, जब भी हमें इन और आइन दोनों सेम पोजीशन पे मिल गए, ये चीज़ याद कर लो कि जब भी हमें इन और आइन सेम पोजीशन पे मिल गए तो हमें किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, इन को देनी होगी, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी। डबल बॉन्ड के पास लेस नंबर मिलना चाहिए, बस ये याद रखो, इसके बाद हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं इन और आइन दोनों, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन और आइन में जो प्रायोरिटी होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, इन की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो क्या है, ये 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा हेक्स, है ना, हेक्स 1 इन, और इसके बाद क्या है, 5th नंबर पे आइन है, हेक्स 1 इन 5 आइन, हेक्स 1 इन 5 आइन, ये हो सकता है। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, हेक्स 1 इन 5 आइन, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बेसिकली कर दिया 1 हेक्सिन, हेक्स 1 इन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 हेक्सिन भी लिख सकते हैं, और 5 आइन, ये तो लिखा होगा ना। ये दोनों नेम सेम ही है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। इसके बाद दोबारा हमारा आ गया था इनकरेक्ट IUPAC नेम इज इनकरेक्ट पूछा गया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम इसका नेमिंग करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसका नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल है और ये 3 पे मिथाइल है, तो 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन, सही ना। इसके बाद ये करते हैं, यहाँ पे ब्रोमो आ रहा है, यहाँ पे क्लोरो आ रहा है, तो हम किसको लोएस्ट नंबर दें, ब्रोमो को ही देंगे। 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये भी थे। इसके बाद ये वाला तो अभी पीछे ही करा, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। इसका नेम रखते हैं 15। देखो 1 फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर पर चाहिए, 2 3 4, तो ये क्या हो गया 3 मिथाइल, इन्होंने क्या कर दिया 2 मिथाइल, तो यही गलत हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, या 2 ब्यूटेन ऑन इन्होंने दे रखा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज,
this the type of hybridization at the 4 कार्बन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी यहाँ से 1 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो पहला कार्बन है इसके सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है तो sp2, और ये मैंने बताया था अगर कार्बन ऐसा ऐसा हो तो इसको क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइज। तो sp3 सबसे पहले sp3 मिलेगा, फिर sp2 मिलेगा, फिर sp मिलेगा और उसके बाद sp2 मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इजी IUPAC नेम है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे 2 1 2 3 यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 3 4 5 6 2 3 6, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा 2 3 4 5 2 5 6। तो अब किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, 2 2 सेम है तो चलो ये मेंटेन हो जाएगा 3 और 5। तो 3 छोटा है तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करके हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को मानेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, तो 2 3 6 ट्राई मिथाइल है ना। और इसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5 7 कार्बन की, तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्ट एन। तो 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18। हक्कल रूल जानते हैं। हक्कल रूल हमारे ये बताता है कि जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4n पाई प्लस 2n इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 का डी ऑप्शन। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वॉज, ये हम सबको पता है कि जो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था वो क्या हुआ था, यूरिया हुआ था। और यूरिया को किसने सिंथेसाइज करा था, वोलर नाम के साइंटिस्ट ने करा था। कैसे करा था, उन्होंने क्या करा था, जब वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी 1828 में, वाइटल फोर्स थ्योरी 1828 में जब दी थी, उन्होंने क्या करा था, अमोनियम साइनाइड को लिया, उसके बाद इन्होंने रीअरेंज करवाया, उसके बाद क्या बन गया हमारा यूरिया कंपाउंड बन गया था। ये बेसिकली हमें ये इसमें याद करने वाली चीज़ है, ये जो चीज़ है यूरिया वो बेसिकली आपको याद ही करनी पड़ेगी। अगर आपको याद है एट द टाइम तो आप सवाल कर पाओगे, अगर याद नहीं है तो फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली एक दो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक में जिनको याद करने में ही भलाई है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20। फिर से वही सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज़ करेक्ट फॉर द कंपाउंड। तो आप लोग देख रहे हो कि नीट में जो बेसिकली जो IUPAC होता है उससे काफ़ी इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को कहीं भी अगर मुश्किल सवाल मिल रहा है तो उसको अवॉइड करो। अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको बर्डन बना के आगे नहीं बढ़ने का, उसको छोड़ो। और जो लेवल के नीट के लेवल के सवाल है उनको सॉल्व करो। और जो नीट के लेवल के होते हैं वो सारे के सारे लगभग ऑप्शन से हो ही जाएंगे सॉल्व। तो IUPAC को अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो उसको बंद करो। बाकी जैसे कुछ और चैप्टर्स है जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, इन सब चैप्टरों को ज़्यादा टाइम दो ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और आगे जब पढ़ो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलो ठीक है, फिर इसको करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं से भी करो, दो ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो हम यहीं से कर देते हैं 1 2 3 4 5। 3 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट एन।
20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो ये क्या तरीका? 3 पे इथाइल ग्रुप लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है और पेंटेन। बेसिकली अगर आप नंबरिंग भी सही कर लेते हो ना यूपीएससी में, नंबरिंग के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, अगर फंक्शनल ग्रुप सब सारे एक नंबर पे ही है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। और सब्स्टिट्यूएंट में हम ABCD जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ना, वो भी देख लेते हैं। बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कभी कभी लगेगा, पर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। बस ये 2 रूल भी अगर आपको याद है ना, तो सारे IPSC के सवाल हो जाएंगे। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल? ये बेसिकली कैक्यूल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। कैक्यूल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी ना, ये वाली। ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई थी, उन्होंने बोला था कि ये जो दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो इंटर कन्वर्टिबल है। और बीच में जो ये जो साइन यूज़ करा था ना उन्होंने, इसी को बोलते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर। दोनों एक दूसरे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। तो क्या ये तो हमारा इक्विलिब्रियम का स्ट्रक्चर है, ये ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, ये कोई भी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का, और ये कैक्यूल स्ट्रक्चर हमारा डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22। When the hybridization of state changes from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between the hybridized orbitals। तो जब भी हम sp3 जानते हैं, sp3 का एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 5 मिनट के अप्रॉक्स। sp2 में 120 डिग्री होता है ना, और sp में 180 डिग्री। तो जब हम sp3 से sp तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो बस यही पूछा है उन्होंने, sp3 से sp3 तक जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। तो बस डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें IUPAC पूछा गया है, एल्डिहाइड और अल्कोहल में जब कंपेयर करना हो तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे हम, दे देते हैं एल्डिहाइड को प्रायोरिटी। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल में, तो एल्डिहाइड हमारा हो गया मेन, तो अल्कोहल हो गया सफिक्स। इसका भी क्या यूज़ करेंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ करेंगे। और अल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट में होता है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्सी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद तो बस ऑप्शन लगाओ 1, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी में H आता है तो 4 हाइड्रोक्सी, 2 पे मिथाइल, ठीक ना। कितने कार्बन की चेन है? पेंट 2 इन, देख लो ऑप्शन में कहाँ है ये, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन। और इसके बाद ये कौन सा है? एल्डिहाइड है, पेंट 2 इन। फर्स्ट पे ये तो 1 अल लिखो या ना लिखो, इन अल लिख दो, तो क्या हो गया? 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, मतलब 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, या तो हम इस सारे जो डायग्राम दे रखे हैं इन्होंने उसका नेमिंग करे, या फिर हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ब्यूटीन बनाते हैं हम, 4 कार्बन की चेन है, हमने बना लिया। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पे हमने लगा दिया, तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे 2 पे मिथाइल भी चाहिए, 1 2, हमने ये 2 मिथाइल लगा दिया बस। अब इसके बाद यहाँ पे CH3 वैलेंसी पुट करते, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 4 हो गया। और यहाँ पे देख लो वहाँ क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ये वाला ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, देखो ये वाला दिख रहा है क्या? CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसको हम क्या, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन।
A straight chain hydrocarbon has the molecular formula C8H10. The hybridization of the carbon atoms from one end of the chain to other are इतना sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 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 and the sp. Structural formula of the बेसिकली हमें यहाँ पे देखना है 8 कार्बन है और हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली इसमें कोई शॉर्टकट है नहीं, इसमें आपको ये जो सारे ऑप्शन है ना, इन सारे ऑप्शन को ही चेक करने पड़ेंगे एक एक करके। और इन्होंने बोला लेफ्ट टू कहाँ गया, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द चेन आर रिस्पेक्टिवली। चलो फिर देखते हैं, लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो यहाँ पे ये कार्बन का क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। CH2 ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो उन्होंने क्या दे रखा है sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp एंड sp। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसमें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये sp3 हो जाएगा। इन्होंने पहला sp3 का ठीक है, फिर ये sp हो जाएगा और इन्होंने का sp2, तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद यहाँ पे sp3 sp3 sp2 sp2 sp3 sp2, तो ये भी गलत है। इसके बाद ये देखेंगे ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा 25 का, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 कंटेन्स s कैरेक्टर। s कैरेक्टर क्या होता है, इसमें s कितने हैं टोटल 1 है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं टोटल एक s के और 3 p के, तो टोटल कितना हो गया 1/4 s कैरेक्टर होगा इसके अंदर। ऐसे ही sp में बोल दे तो 1/2, sp2 में बोल दे तो 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sp3 में 1/4 s कैरेक्टर। 26 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द शॉर्टेस्ट सी बॉन्ड डिस्टेंस इज। डायमंड में हम जानते हैं ये बेसिकली सिंगल बॉन्ड के थ्रू होते हैं। 27। और ये इथेन यानी सिंगल बॉन्ड है इसमें भी। बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है हमारा यानी डबल बॉन्ड। और एसिटाइलिन हम बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड, CH को एसिटाइलिन बोलते हैं। है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा ही होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। जब दो चीज़ आपस में पकड़ के मजबूती से तो उनके बीच का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, छोटा ही होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इन्वर्स का रिलेशन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एसिटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्या देगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मोलिकुलर फॉर्मूला C6H7NO2। C6H7 बेसिकली हमें यहाँ पे बेंजीन रिंग जैसा कुछ तो दिखेगा, हमने ये बना लिया C6H6 बन गया। यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है NO2, तो यहाँ पे कितना हो गया C6H7, यानी यहाँ पे एक H ग्रुप भी आएगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकते हैं। बस अब इसके बाद सॉल्व कर देते हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या। अब इसके बाद देखो यहाँ पे होमोसाइक्लिक मतलब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब अगर कोई भी रिंग मैंने बना रखी है, यहाँ पे मान लो ये अगर कार्बन के अलावा कोई भी एटम यूज़ हो जाता है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोल देते हैं। और होमो में सिर्फ और सिर्फ कार्बन यूज़ होगा, तो दिस इज अवर होमोसाइक्लिक। तो यहाँ पे ये तो होमोसाइक्लिक है, ये तो दिख रहा है हमें, तो होमोसाइक्लिक आ गया, हेट्रोसाइक्लिक तो नहीं है।
अब एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। चलो फिर इसमें चेक करते हैं, इसमें कितने हैं? 4, एक पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। रिंग एक है तो कितना होना चाहिए? 4 × 1 + 2, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस पे होने चाहिए थे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पर है कितना? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। लेकिन और जो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। 4n पाई एंटी एरोमेटिक। और जिसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं होता, उसको क्या बोल देंगे? नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। और क्या? नॉन एरोमेटिक, ठीक, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। बस एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, यही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो गया? नॉट एरोमेटिक और होमोसाइक्लिक, है ना? होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस sp कार्बन? sp कार्बन बेसिकली क्या होता है? जिसमें या तो ये हो, सॉरी, जिसमें कार्बन में ये हो या फिर ये दोनों देख लेते हैं। अगर कहीं दिख गया तो वो sp कार्बन हो जाएगा, है ना? इसमें डबल बॉन्ड ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये हो गया हमारा sp और ये sp2। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? 29 का सी। इजी सवाल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां सवाल। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैज ए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये मान लेते हैं। साइक्लिक हाइड्रो हैज ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन अ सिंगल प्लेन, ऑल द कार्बन बॉन्ड्स हैव अ सेम लेंथ लेस देन 1.5। बेसिकली ये जो बातें बोल रहा है ये बेंजीन के लिए बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है सी बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो ये बेंजीन में बॉन्ड एंगल होता है वो कितना? लगभग 120 डिग्री के अलॉन्ग होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है ना। तो sp2 में कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होता है बॉन्डिंग का। sp2 ज़्यादा ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे प्लेनर ज्योमेट्री होती है। देखो यहाँ भी इन्होंने बोल रखा है हाइड्रोजन एटम इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द CCl बॉन्ड इन 1,2,1,1,2,2 टेट्राक्लोरोईथीन, ये मैंने ले लिया, इथीन बना लिया। इसके बाद 1,1,1,1, दिस इज क्लोरो, दिस इज क्लोरो, और 1,1,2,2। अच्छा, मतलब बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथीन। अभी देखो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 का कितना आता है? 120 डिग्री। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद टेट्रा क्लोरोमीथेन यानी CCl। तो यहाँ पे कितना एंगल होता है? 109 डिग्री 5 मिनट, है ना? बस ये क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका आंसर क्या हो गया? 120 डिग्री एंड 109 डिग्री 5 मिनट। 31 का ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमरिज्म? टॉटोमरिज्म जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है ना, तो हमें बेसिकली देखना होता है कि उस कंपाउंड में से किसके पास अल्फा एच है। अगर अल्फा एच प्रेजेंट है तो वो टॉटोमरिज्म करेगा। सो अगर अल्फा एच एब्सेंट है तो वो टॉटोमरिज्म नहीं कर पाएगा। अब ये अल्फा एच क्या होता है? अल्फा एच बेसिकली जो भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई भी मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप OH ले दिया, और इसके जो एडजेसेंट वाला कार्बन होता है वो sp3 होना चाहिए, यानी बेसिकली sp2, एक सेकेंड, sp2 कार्बन के एडजेसेंट में
कि जो एडजेसेंट sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो होना चाहिए, जिसके पास है वो टॉटोमरिज्म शो करेगा। चलो फिर चेक करते हैं। यहाँ पे देखो AbSp2 AbSp2 AbSp2, तो ये रहा sp2 के बगल वाले कार्बन पे अल्फा है, हाइड्रोजन 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो ये तो शो करेगा। वैसे इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड के बगल वाले, ये भी करेगा। तो इसमें यानी देखा जाए तो सभी करेंगे। तो 30 का आंसर क्या आ जाएगा? इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है, बेसिकली तीनों के तीनों ही करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 एंड 3। Which of the following pairs represent the stereoisomerism? स्टीरियोआइसोमरिज्म के अंदर बेसिकली हमें ज्योमेट्रिकल जीआई और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आता है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या तरीका। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल तो होता है पर स्ट्रक्चरल नहीं। फिर इसके बाद ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो यही हमारा सही हो गया। चेन आइसोमर एंड रोटेशनल नहीं। रोटेशनल आइसोमर ये तो हमने हमारे सिलेबस में है भी नहीं। लिंकेज आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 33 का बी ऑप्शन। 34 का क्या हो जाएगा? Which of the following dash and dash are resonating structures, tautomers, geometrical isomers, optical isomers? जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, है ना। उसी हिसाब से इनको डी एंड एल मिल जाता है अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर है क्या? CH2CO CH3 माइनस CH2 डबल बॉन्ड CO CH3। इसमें देखेंगे जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों सेम है। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, जो नंबर्स होते हैं बॉन्ड के, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रहते हैं, लेकिन चार्ज में भी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ देखो चार्ज डिफरेंट है, लेकिन ये बेसिकली हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 35 टॉटोमरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय। अभी मैंने बताया अल्फा एच बेसिकली काउंट करना है, तो हमने ये NH ले लिया। यहाँ हमने क्या करा? CH3 जोड़ रखा है, 2 CH3 जोड़ रखा है, आई थिंक ऐसे, है ना। यही हो गया हमारा NHCH3 का होल ट्वाइस। इसके बाद देखते हैं CH3 का होल थ्राइस, CNO और RCH2NO2 और R3CNO। चलो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो ये है ना NHCH3 CH3 CNO CH3 CH3 CH3, इसमें जो ये डबल बॉन्ड है ना, इसके बगल में जो अल्फा एच नहीं है, इनमें अल्फा एच एब्सेंट है। और यहाँ RCH2NO। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये डबल बॉन्ड मिल गया, यानी sp के एडजेसेंट sp3, इस पर 2 अल्फा एच है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36। ये जो ये नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O इज, तो हमें बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। 36। चलो फिर देखते हैं C7H8O। पहले बात तो इसका हमें C7 यानी बेंजीन एक 6 कार्बन की रिंग है, उससे तो ज़्यादा ही है, हमने ही 6 कार्बन की रिंग बना ली। C6CH2 C6H6 बेंजीन का होता है C, और ये OH।
तो बेसिकली इसका फॉर्मूला देखेंगे तो हम होता है C7H8O। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस कंपाउंड के हमें आइसोमर बनाने टोटल। एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये बेंजीन मान लेते हैं, यहाँ CH3 ले देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम OH ले देते हैं, एक ये बन सकता है। इसके बाद हम इस OH को बस ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ये CH3 अब यहाँ ले आते हैं OH CH3, अब हम इसे यहाँ ले आते हैं CH3, अब हम इसको पैरा पोजीशन पर ले आते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, चार स्ट्रक्चर और टोटल 5 स्ट्रक्चर। तो टोटल कितने बनेंगे, टोटल 5 स्ट्रक्चर। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइसोमर्स ऑफ द सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम। जितने भी आइसोमर होते हैं, आइसोमर होने के लिए सबसे पहले उन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी तो हम स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर कॉन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो गया, मतलब वो एंगल्स उनके बॉन्डों में डिफरेंट हो गया, तो उसको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बोल दिए। तो बेसिकली उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है। 38 नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी चेन आइसोमर वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अल्केन C6H14। तो हमें देखना है कितने चेन आइसोमर बनाए जा सकते हैं C6H14। C6H14 बेसिकली क्या होता है, एक अल्केन है, 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या कर सकते हैं, 6 कार्बन की चेन है, अब चेन कम करते हैं, 5 कार्बन की बना देते हैं। मैंने बना दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लगा देते हैं 6ठा कार्बन, इसके बाद यहाँ लगा देते हैं। अगर हम दोबारा से यहाँ लगाते हैं तो सेम फर्स्ट पे आ जाएंगे, हम 4 कार्बन पे जाते हैं। अब क्या करें, एक एक कार्बन यहाँ लगा देते हैं, 6 हो गया। अरे क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ, ये भी हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, ये भी हो गया हमारा। तो टोटल कितने बन रहे, 1 2 3 4। अब एक 3 कार्बन का भी लेके देखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन ले लिया, हमें 6 चाहिए। अब क्या करें हम, यहाँ यहाँ लगा दे क्या, और यहाँ यहाँ लगा दे, तो क्या होगा 1 2 3 4 और ये 2, 4 कार्बन देखते हैं। तो ये क्या, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा सेम। तो हम ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो टोटल हम कितने बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ही बना सकते हैं। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 5। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ तक हमारा IUPAC और आइसोमरिज्म ये बेसिकली कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ से हमारा GOC और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के सवाल आएंगे। GOC के सवाल तो काफ़ी इजी होते हैं, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो होते हैं उनमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज आपको याद ही होना चाहिए। जब याद होगा तभी आपसे सवाल बनेंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना होता है और आंसर आ जाएगा आपका। तो फॉर्मूलाज तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको फिज़िक्स में 180 आप सोच रहे हो, आप कुछ भी छोड़ तो नहीं सकते ना, तो इसलिए फॉर्मूलाज याद कर ले। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन क्या होता है, टर्शियरी मतलब बेसिकली दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, इसी को बोलेंगे ना। और क्या है सेकेंडरी, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन।
इरेजर। ब्यूटाइल है, 4 कार्बन की चेन बनाते हैं। सी 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 प्लस CH3 CH2 CH3, ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। और ये देखो, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी हो गया। ऐसे डिटरमाइन करते हैं। बस इसके बाद देखो, ये जो ये CH3 ग्रुप है ना, ये CH3 टर्सरी ब्यूटाइल है ना। तो देखो, जब भी हम सेकेंड जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जु, यहाँ पे क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी हमें कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा, तो रेजोनेंस तो नहीं होगा। अब जब प्लस आर माइनस आर, अगर रेजोनेंस ही नहीं है तो प्लस आर माइनस आर कैसे कर सकते हैं। और इंडक्टिव CH3 ग्रुप क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है, ना कि माइनस आई। अगर हम ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं तो उससे भी हो जाएगा, पर हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी जैसे ही जो कार्बोकटायन है ना, हमारा कार्बोकटायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, या कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, इसके बीच के जो, इसके बाद के जो sp3 कार्बन होते हैं, उस पर जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है हमें। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हमें एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखो, अगर ये आपको याद है तभी हो पाएगा। अब से क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होता है जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। अब मान लो जो हमारा जो प्योर मैटर है वो बहुत ही जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है किसी भी कंपाउंड में, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो इनसॉल्यूबल है, तो हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड को सॉल्यूबलाइज कर देंगे, और जो इम्प्योरिटीज़ बचेगी उसको निकाल देंगे, और उस सॉल्यूबल को दोबारा से हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेस्ड ऑन सॉल्यूबिलिटी डिफरेंस, सॉरी, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, थोड़ा सा वो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, बेसिकली 2-3 तरीके के होते हैं। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम एक ग्लास का कॉलम लेते हैं, उसके ऊपर एडजॉर्बेट हम उस पर चिपका देते हैं। एडजॉर्बेट मतलब पेस्ट बना देते हैं। एडजॉर्बेट किसका बनाते हैं, सिलिका या सिलिका जेल का। अब क्या होगा, जो हमारा इम्प्योरिटीज़ होता है वो सिलिका जेल के ऊपर ट्रैप्ड हो जाता है, और जो हमारा प्योर मेटल होता है वो या तो उस लिक्विड में ऊपर बह जाता है, तो उसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और कॉलम में क्या करते हैं, एक हम मान लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में नीचे हम वुलन फाइबर की तरह रखते हैं कुछ। उसके बाद हमने 3, ये हमारे ये कॉलम के फॉर्म में बन जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह गई, प्योर मेटल यहाँ रह गया, और यहाँ पे सिलिका जेल ये सब आ जाता है। तो इस तरीके से हम कॉलम बना के, अब यहाँ पे मान लो ये वुलन हटा के यहाँ पे हम एक कैप टाइप लगा देंगे, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद हमारा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है। इसी तरह एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी का आंसर हो जाएगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन अमंग द फॉलोइंग, अभी मैंने बताया कि जो कार्बोकटायन होता है वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया जा सकता है। तो बस देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन किस में सबसे ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 ही अल्फा एच है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 अल्फा एच है। यहाँ पे देखेंगे 2 और 2 4 अल्फा एच है, और यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा एच है। इसके अल्फा एच जितने ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है हमारा, डी ऑप्शन। तो 41 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, वो बेसिकली किस में होता है, बेंजीन में होता है। और उसके साथ हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 यानी बेसिकली इनऑर्गेनिक के सॉल्वेंट होने चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे बेंजीन N2Cl Cu2Cl, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं। यहाँ देखो यहाँ पे Cl2 AlCl3, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। CH2OH Cl, इसमें भी क्या हो गया हमारा, NHR हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 में हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। अभी जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, बेसिकली ये -I ग्रुप होता है। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है -I के। और इसमें हम लगाते हैं DNP रूल। सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, फिर नंबर, और उसके बाद प्रायोरिटी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सारे ही सेम लगे हुए NO2, तो हमें बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस देखना है। नंबर भी सेम है तो डिस्टेंस देखो, यहाँ पे प्लस कार्बोकैटायन ये रहा कार्बोकैटायन, ये रहा कार्बोकैटायन, ये रहा कार्बोकैटायन। तो हमें देखना है कार्बोकैटायन के, अब जो माइनस, ये जो NO2 है माइनस ग्रुप है, माइनस ग्रुप बेसिकली क्या करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। यानी NO2 ग्रुप जो है कार्बोकैटायन के जितना पास होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें NO2 ग्रुप जो है वो कार्बोकैटायन से दूर हो, ठीक है, उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और कार्बन आयन में ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। चलो फिर देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कार्बोकैटायन से 1 2 2 कार्बन दूर है, यहाँ पे तो जस्ट एडजेसेंट ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे भी एडजेसेंट है। तो इन दोनों ऑप्शन में तो लगभग पास पास ही है। और यहाँ पे देखो काफ़ी दूर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43 का डी ऑप्शन। यहाँ पे ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द -I इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये ऑप्शन भी क्या होता है, कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं, जैसे कि -I का NF3, NR3, NH3, NO2, CN, COOH, FCl, Br, I, OR, OH, C ट्रिपल बॉन्ड C, अमीन, बेंजीन, C डबल बॉन्ड C, और हाइड्रोजन। ये बेसिकली -I के ऑर्डर होते हैं। ये ऑर्डर आपको याद है तभी आपसे ये सवाल होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा -I किसका, F का है, उसके बाद OR का है, और उसके बाद NH2 का है। तो सबसे ज़्यादा F का, फिर OR, फिर NH2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये ट्रिक याद कर ले, उसके बाद आपका हो जाएगा। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ The most suitable method for the separation of mixture of ortho and para nitrophenols is, तो जो ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल है वो क्या होते हैं, स्टीम वोलेटाइल होते हैं, स्टीम वोलेटाइल। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, वो स्टीम वोलेटाइल होता है। तो स्टीम वोलेटाइल है तो क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि पैरा नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होगा, इन दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। तो बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू करा जाता है। 46 द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज ये तो नहीं होता, ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल एंड कैन, जनरली तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, जनरली वो पॉजिटिव होता है ना कि न्यूट्रल, तो ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये सही है हमारा। और इलेक्ट्रोफाइल को हम लुईस एसिड भी कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर को डोनेट करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। 47 द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया हमें। तो ये देखो, ये जो कार्बन आयन है वो किससे, sp हाइब्रिडाइज है ना, तो sp किस में होता है, sp यानी डी ऑप्शन 47 का डी। 48 देखो, अभी मैंने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लुईस बेस होता है ना, तो यहाँ पे क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, यही गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर करेक्ट। NH3 इज अ न्यूक्लियोफाइल, NH3 पे लोन पेयर होता है, अब ये लोन पेयर दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। सही बोल रहा है, ये तो सही है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल और नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से है तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको तो और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो भी चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो किसी भी कंपाउंड पे अनस्टेबल होते हैं। तो हर कंपाउंड क्या चाहता है कि वो न्यूट्रल हो, इस पर पहले से ही नेगेटिव है, ये और इलेक्ट्रॉन लेगा तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल और हो जाएगा। इसलिए क्या सब चाहते हैं, सबके सब न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो इसलिए नॉट इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे ऑप्शन सही है, एक गलत है, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। 49 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी मैंने बताया था कार्बन प्लस, कार्बन रेडिकल और कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास जो sp3 कार्बन होता है उसमें अल्फाइड्स हाइड्रोजन होने चाहिए। चलो देख लेते हैं। रेडिकल के बगल में कार्बन, उस पर एक भी H नहीं है, तो इसमें तो नहीं होने वाला। इसमें भी देख लेते हैं, रेडिकल के बगल में एक भी H नहीं है, इसमें देख लेते हैं। ये रहा रेडिकल, रेडिकल के बगल में कार्बन, इस पर तो नहीं, पर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। और ये ब्रिज हेड पे जो होता है ना हाइड्रोजन, वो कोई काम का नहीं होता। तो अगर कोई आपसे, अगर यहाँ पे अगर आपको CH3 लगा दे और आप पूछे इसमें, तो इस वाले कंपाउंड में भी नहीं होगा। पर अभी यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ H है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ओनली बी। Which of the following is the most correct electron displacement for a nucleophilic reaction to take place? अब जब जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा ना, क्लोरीन के पास। तो यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन के पास जा रहा है, इसमें एरो एक ही तरफ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51। अभी ये आ गया हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यहाँ पे हमें सेपरेशन का इन द ड्यूमास मेथड फॉर द एस्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम, यानी यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है 0.25 ग्राम। ठीक है, और इसके बाद
कि 40 ml ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये बेसिकली V1 दे रखा है हमें 40 ml, T1 दे रखा है 300 केल्विन और द टेम्परेचर इन 755 mm और एक्वस टेंशन दे रखा है 25 mm। एक्वस टेंशन इसका हम यहाँ पे P1 मान लेते हैं, वो दे रखा है 25 mm ऑफ Hg और प्रेशर दे रखा है कितना 725 mm। हमें क्या बताना है, परसेंटेज नाइट्रोजन। तो इस टाइप का जो सवाल होता है उसमें सेम एक ही तरीके से चलना होता है। ये एक फॉर्मूला ये आपको याद करना होगा, P माइनस P1 इंटू V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। हमें ये वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद वॉल्यूम पुट करना है। परसेंटेज N का फॉर्मूला होता है 28/22 इंटू वॉल्यूम इन ml बाई W इंटू 100। ये वैल्यू पुट करना। अब हमें ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम निकालना है क्योंकि ऑर्गेनिक का वेट तो दे रखा है, तो अभी हम यहाँ से ये वॉल्यूम निकालेंगे। और ये जो T2 होता है वो 273 केल्विन होता है। वैल्यूज पुट करते हैं बस। 725 माइनस 25, V1 कितना देखा है 40 डिवाइडेड बाई T1 300 इक्वल्स टू P2 कितना दे रखा है, P2 कुछ नहीं दे रखा तो 760 मान लेते हैं इसको। V2 हमारा x क्योंकि ये निकालना है, अपॉन में T2 हो गया 273। अब इसको पुट करते हैं वैल्यूज। 725 में से 25 माइनस करेंगे 700 आ जाएगा इंटू 40 डिवाइडेड बाई 300 है 273। 0 0 0 0 तो ये कितना आ गया 74 से 280 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक सेकंड इसको पहले यहाँ पुट कर देते हैं। 280 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 760 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 273। 0 से 0 चला गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्या लिखना है 760 28/3 इक्वल्स टू 76 एक्स बाई 273। 28/3 equals to 76x by 273 बाई 273। अब बस यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x हो जाएगा 273 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 76। इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 33.52 ml। 33.52 ml ये आ गया। बस अब बेसिकली अब इसको वैल्यू पे पुट करना है। परसेंटेज n क्या आ जाएगा 28/22,400 इंटू 33.52। ऑर्गेनिक कितना दे रखा है, ऑर्गेनिक हमें दे रखा 0.25 इंटू 100 है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको जब सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 16.76%। यहाँ पे देख लेते हैं इंटू 100 कर देंगे, ये 4 टाइम में चला जाएगा, ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा। अब यहाँ पे आई क्या बच गया 224 इंटू 28 14 2 जा 28 14 1 जा 14 8 14 6 जा 1 8 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the Geldhal methods for the estimation of nitrogen present in soil sample, ammonia evolved from 0.75
तो इसमें जो परसेंटेज एन का फॉर्मूला होता है ना, इसमें यूज़ करते हैं 1.4/W इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml ही लिखना है, बस इतना वैल्यू पुट करना है। मतलब ये जो एक ये फॉर्मूला और डूमास मेथड में एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, ड्यूमास और जेंडहाल के सारे सवाल बन जाएंगे। बस फिर इसके बाद यूज़ करते हैं 1.4 डिवाइडेड बाई सैम्पल 0.75 इंटू नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा 1 मोलर H2SO4। नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हाइड्रोजन H2SO4 का क्या होता है 2 होता है, तो 2 इंटू 1, तो नॉर्मेलिटी आ गया मेरा 2 लिख देंगे। वॉल्यूम कितना देर का है 10 ml, तो 10। बस इसके बाद सॉल्व करना है 1.4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.75। तो इसके बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो लगभग अप्रॉक्स आ जाएगा 37.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी बताना है बेसिकली इन कंपाउंड्स के। चलो फिर देखते हैं। ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के बगल में C+ CH3 CH3 CH2 CH3, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया C+ CH3 CH3 CH3, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। C+H CH3 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 CH2 प्लस और ये CH3 प्लस। तो सबसे लीस्ट स्टेबल तो डी ऑप्शन होगा, तो डी को सबसे आगे ले आओ भाई। नहीं, सबसे लीस्ट ई होगा, ई ऑप्शन सबसे आगे आ गया। इसके बाद देखो एक ये है, एक ये। इसके बाद हमारे पास 6 अल्फा एच होगा, इसके पास 3 अल्फा एच होगा, इसके पास 3 3 6 3 9 अल्फा एच होगा, इसके पास 3 3 6 तो 8 अल्फा एच। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा है, तो बी ऑप्शन ले आते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या आ रहा है ए ऑप्शन, उसके बाद ए ऑप्शन, तो बी ए। उसके बाद हमारा क्या आएगा बी ए के बाद सी ऑप्शन 6 अल्फा एच, बी ए सी ये तीनों में ही है। उसके बाद डी और ई में, यहाँ पे डी में हमारे पास 3 अल्फा एच है, तो डी का ही ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी, बी ए सी और डी ई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 53 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम जो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है वही सेम इसमें भी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल का। 3 रेडी देखो ये रहा 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये रहा 3 डिग्री फ्री रेडिकल। फिर सेकेंडरी का, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। CH3 पहला होमोलाइटिक फिशंस this स्टेबिलिटी बताना है बेसिकली हमें यहाँ पे देखो इस वाले ऑप्शन में ये 3 अल्फा एच है, यहाँ पे देख लो 3 3 6 अल्फा एच है, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में फ्री रेडिकल के बगल में 3 3 6 2 8 अल्फा एच, अब यहाँ पे 3 3 जा 9 अल्फा एच। तो यानी सबसे ज़्यादा तो इसका होना चाहिए, ये तो गलत दे रखा। यहाँ पे देखते हैं 3 3 जा 9 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 6 अल्फा एच, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखते हैं 9 अल्फा एच, 3 3 6 2 8 अल्फा एच, यहाँ पे 3 3 6 अल्फा एच, और ये तो बेसिकली हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट। बेसिकली इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना है, जिसके अल्फा एच ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। 54 भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55।
व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनाइन? बेंजाइल कार्बोनाइन क्या होता है? ये जो ये कार्बोनाइन है ना, इसी को बोलते हैं बेंजाइल, यानी बेंजीन रिंग के जो कार्बन अटैच्ड है उसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोनाइन। बस फिर इसके बाद इस वाले का क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3 और एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बेसिकली यहाँ देखोगे, यहाँ सारे के सारे आपको जब ये रेजोनेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, तेज तेज तेज, ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। बेसिकली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में देखते हैं, नाइट्रोजन डिडक्शन इन लेसेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय लेसेन टेस्ट द ब्लू कलर ऑफ द फॉर्म टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। जो ये जो हमारा ये कलर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, फेरी फेरो साइनाइड की वजह से। होल थ्राइस, इस कंपाउंड को बोलते हैं फेरी फेरो साइनाइड, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्रसियन ब्लू कलर। जब हम नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं लेसेन टेस्ट के थ्रू, तब हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलता है, और जब ये फॉर्म होता है तो ब्लू कलर का होता है, प्रेसियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। इसमें यहाँ पे आयरन का +2 होता है और अंदर वाले आयरन का +3, ये हमें याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ तो कम होना चाहिए, है ना। देखते हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन। इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH CO एंड, ये कंसेप्चुअल सवाल है। CC जो होता है इसका बॉन्ड लेंथ होता है कितना हमारा, 1.54 एंगस्ट्रॉन। कार्बन ऑक्सीजन का देखा जाए तो कार्बन ऑक्सीजन का होता है 1.40 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ होता है वो कार्बन कार्बन का होता है, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन का, और कार्बन डबल बॉन्ड का तो कम ही होगा। एक चीज़ हमें ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का होता है ना, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर से ये सेम सवाल है, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड W है वो 0.35 ग्राम दे रखा है, 55 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर, यानी V1 दे रखा है 55 ml, और प्रेशर टेम्परेचर 1 दे रखा है 300 केल्विन, और प्रेशर दे रखा है 715 mm प्रेशर। रिक्वेस्ट टेंशन 15 दे रखा है। बस इसके बाद सॉल्व करना है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन क्या होता है, 28/22,400 इंटू वॉल्यूम इन ml एट STP, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन में, और यानी बस हमें ये फॉर्मूला पुट करना है, पर उसके लिए हमें ये वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो P - P1 यानी 715 - 15 डिवाइडेड बाई V1 कितना हो गया हमारा 55 ml, टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, प्लस टू P2 कितना हो गया 760 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई T1 273। इसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारा x आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 700 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 300, 760 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 273। 7 5 35, 5 7 5 35 38, तो 385/3 plus to 760 into x divided by 273। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
385 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 760x/273 760x/273। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा, यहाँ से x निकाल लेते हैं, x आ जाएगा 385 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 3। तो सॉल्व करने के बाद बेसिकली हमारा आ जाएगा 46.098 ml। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करनी है बस। परसेंटेज एन क्या हो जाएगा 28/22,400 इंटू वॉल्यूम कितना निकाला हमने 46.098 अपॉन में ऑर्गेनिक का मास कितना है 0.35 इंटू 100। हम इसको पुट करते हैं। पुट करने के बाद बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 15.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lesson extract is boiled with concentrated HNO3 with the testing by doing so। concentrated HNO3 के साथ जब हम हैलोजन का टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको HNO3 के साथ इसलिए करते हैं ताकि अगर गलती से Na2S या NaCN बन जाए तो वो क्या हो जाए, वो डिकम्पोज हो जाए, क्योंकि हमें हैलोजन का करना है। और अगर ये Na2S और NaCN आ गया तो क्या होगा हमारा, फिर टेस्टिंग में दिक्कत होगी। S आ जाएगा, फिर S से हमारा ये कहाँ चला जाएगा, NaCN में FeCN6 बन जाएगा, फेरिसाइनाइड बन जाएगा, तो ये हमें दिक्कत देगा। और S2 माइनस से क्या हो जाएगा, हमें PPSO4 बना के फिर या ZNS बना लेंगे जो कि ब्लैक कलर का। हम क्या करते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं Na2S और NaCN को, जो कि फॉर्म हो जाता है कब, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के थ्रू। अब इसके बाद बताना हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल और सिंगल के बीच का है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे चाहिए कार्बन आयन है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का होता है, किससे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। उसके बाद बेंजीन रिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा, उसके बाद इसका, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बन आयन होता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, सबसे ज़्यादा A का, फिर B का, फिर C का, फिर D का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसका हमारा आंसर क्या जाएगा 9-alpha-H 3-alpha-H 0-alpha-H और यहाँ पे 6-alpha-H। सबसे ज़्यादा अल्फा किसका है, D का, तो हमारा आंसर हो गया D। द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। हम जानते हैं कि जो नेप्थलीन होता है ना, वो वॉलेटाइल होता है काफ़ी ज़्यादा, वो सॉलिड से सीधा किस में जाता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, नेप्थलीन और बेंजोइक एसिड को ओपन में रख देंगे, ओपन एनवायरनमेंट में, तो नेप्थलीन हमारा सीधा सॉलिड से गैस में जाएगा और बेंजोइक एसिड हमारा लिक्विड में ही रह जाएगा। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू करेंगे, सब्लिमेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोल्यून द प्रेशर ऑफ टोल्यून इन वेपर इज 63। In steam system the pressure of toluene in vapor is, स्टीम डिस्टिलेशन में जो होता है हम क्या कर रहे होते हैं, टोल्यूइन डिस्टिलेशन टू द प्रेशर फॉर टोल्यून, और वेपर में जो टोल्यून का प्रेशर होता है वो कम होता है किससे, वेपर से, वेपर यानी बैरोमीटर से, तो लेस देन द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर।
बैरोमीटर के प्रेशर से कम होता है, तो लेस देन द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोबारा से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, FOR/NR2, इसका ऑप्शन आएगा सी। ये होमवर्क में कर लेना, होमवर्क क्या पीछे रिपीट हो चुका है। लेसेन एक्सट्रैक्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन फेल्स इन, जो लेसेन टेस्ट है वो उनके लिए फेल हो जाता है जिनमें नाइट्रोजन के बीच में खुद का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन आपस में जब जुड़े होते हैं ना, ये नाइट्रोजन किसी रिंग में प्रेजेंट होता है, तो उनमें हम जो फेरिस साइनाइड है वो नहीं बना पाते, इसलिए वैसे कंपाउंड में लेसेन एक्सट्रैक्ट टेस्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे देखते हैं NH2CONH, यहाँ पे देखेंगे NH2NH2, इसमें ये दोनों आपस में ही जुड़े हुए हैं बॉन्ड के थ्रू, तो इसमें हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप हमेशा याद ही रखें। A is lighter phenol and B is an aromatic carboxylic acid. Separation of mixture of A B can be easily, जब हम फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर हमें मिल जाए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करा देते हैं NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, वो तो NaCO3 के साथ रिएक्ट कर लेता है RCOONA, जबकि जो ये फिनॉल होता है वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इस तरीके से हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं बाई रिएक्टिंग विद सोडियम बाई कार्बोनेट। NaCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the most stable कार्बोकटायन। यहाँ पे देखेंगे हमें 3 अल्फा H मिल रहा है, यहाँ पे 6 अल्फा H मिल रहा है, यहाँ पे 9 अल्फा H, और यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस को ही देंगे, तो रेजोनेंस का आंसर डी हो गया, 68 का आंसर हमारा हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द नाइट्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम को NaCN में कन्वर्ट कर देते हैं ना नाइट्रोजन को, तो इसे क्या बोलते हैं, सोडियम साइनाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, जेल्ड-हॉल मेथड इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, MPSX, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेसेन टेस्ट। कार्बन और हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं, लीविंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71, लेसेन टेस्ट इज यूज इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट, अभी मैंने बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन। हेलोजन में इन्होंने क्या देखा, क्लोरीन, तो यहाँ पे हमें सारे का टेस्ट करा जा सकता है लेसेन टेस्ट के थ्रू। यहाँ पे मैंने ये आंसर कीज भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हाइड्रोकार्बन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगी हो और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, उस डाउट का सॉल्व करा जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन के साथ।